क्लास 10वीं के चैप्टर फर्स्ट का आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने भोजन, संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन कुपोषण और विटामिन कुपोषण के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण से क्या तात्पर्य है कि हमारे जो संतुलित भोजन जो होता है उसमें बहुत सारे खनिज होते हैं जो कि हम भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्राप्त करते हैं। तो ये जो भोजन होता है, ये जो इसमें जितने भी खनिज लवण पाए जाते हैं, यदि इन खनिज लवणों की मात्रा हमारे भोजन में सही मात्रा में नहीं होती है तो हम कुपोषित हो जाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा, जैसे हम कुछ खनिजों की बात करें, सबसे पहले लोहे की बात करें, लोहा। ठीक है, तो लोहा जो होता है वो हीमोग्लोबिन का एक बहुत अच्छा पार्ट होता है, यानी कि हमारा जो रक्त होता है उसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहे की बड़ी भूमिका होती है। इसकी भूमिका होती है, लोहे की भूमिका होती है। तो ये जो लोहा है ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और इसकी कमी से लोहे की कमी से आपने देखा होगा हमारा चेहरा, नाखून आदि पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो लोहा जो होता है ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ये हीमोग्लोबिन होता है हमारे रक्त का भाग। ठीक है, तो रक्त में जो पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन है उसमें लोहा पाया जाता है। इसकी कमी से आपने देखा होगा कई बच्चों का चेहरा पीला पड़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको खून की कमी होती है, उनको पीलिया भी हो सकता है। और उनके नाखून आप देखोगे जिनमें लोहे की अच्छी मात्रा होगी उनके नाखून रेड कलर के होते हैं, लेकिन जो जिनमें खून की कमी होती है उनके जो नाखून होते हैं वो व्हाइट कलर के ज्यादा रहते हैं। तो आप दबा के अपना नाखून चेक कर सकते हैं कि किसमें खून की कितनी कमी है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा होता है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसको मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। ठीक है, और यदि हमारे भोजन में इसकी कमी हो जाएगी, किसकी, कैल्शियम की, तो क्या हो जाएगा, हड्डियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। हड्डियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। और आपने देखा होगा कि जिन बच्चों की या जिनकी हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं, आपने देखा होगा थोड़ा सा गिरने पर ही उनकी हड्डियां टूटने लग जाती हैं। जैसे थोड़ा सा गिर के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें किसकी कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। इसलिए हमें दूध पीने के लिए हमारी मम्मी बड़ी सलाह देती है कि दूध पिया करो रोजाना, और दूध पीने से क्या होता है, हमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। हम पीते नहीं है, नान ऊपर कर जाते हैं, नहीं कर जाते हैं। ठीक है, तो हमें मम्मी का कहना मानना चाहिए, रोज हमें कम से कम 1 गिलास फुल दूध पीना चाहिए बगैर किसी नान ऊपर के। तो उससे क्या होगा, हमारी हड्डियां मजबूत बन जाएंगी। और एक मुख्य तत्व जो आपकी किताब में बता रखा है वो है आयोडीन। आयोडीन जो होता है, ये आपने देखा होगा कि आयोडीन की मात्रा हमारे नमक में होती है। ठीक है, नमक में आयोडीन पाया जाता है और हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो नमक होता है, आयोडीन युक्त नमक, ये हमारे शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिक क्रियाओं में भी पार्टिसिपेट करता है। अर्थात हमारी जो शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और
इसकी कमी से, एक फेमस रोग है, आपने नाम सुना होगा, गलघंट रोग। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गलघंट रोग हो जाता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट 3 आपके कुछ उसमें दिखा रखे हैं। अब हम इसका अगला पार्ट चालू करते हैं। अगला पार्ट, अगला जो भाग है वो भाग है आपके जल से संबंधित। इससे संबंधित है, जल से संबंधित, कि जो जल होता है, अगर हम जल को देखें तो जल होता क्या है? जल हमारे जीवन का आधार होता है। जल जीवन का आधार होता है नहीं होता है? पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी चीज है, पृथ्वी पर एकमात्र वस्तु कह सकते हैं जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है, आगे आपकी किताब में रखा है पीने योग्य जल के गुण। कि जो जल होता है वो जल में क्या क्या गुण होने चाहिए ताकि हम उसको पी सकें। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या खास बात होनी चाहिए। नंबर 1 खास बात होनी चाहिए कि इसमें आंख से दिखने वाले, आंख से दिखने वाले कण या वनस्पति न हो, अर्थात हमें सामान्य रूप से उस जल में कोई हमारी, यदि हम सीधा आंखों से देखते हैं तो उसमें कोई हमें अशुद्धि दिखाई नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वो बिल्कुल स्वच्छ और साफ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, नंबर 2, उसमें हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव न हो, उसमें कोई हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। नंबर 3 है जल की पीएच संतुलित होना चाहिए। पीएच से मतलब आप समझिए कि उसका खारापन और उसका जो खट्टापन है, ठीक है, अम्लता और क्षारता, उन दोनों का बराबर का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। जल में क्या होनी चाहिए? पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है जल के उपयोग। जल के उपयोग आप सामान्य रूप से जानते हैं कि जल जो होता है वो नहाने, धोने, पीने, उद्योगों आदि में, कृषि में, बहुत सारे कार्यों में काम में आता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हमें जल की आवश्यकता होती है। क्योंकि जीवन का आधार है, इसलिए ये हमारे बहुत से कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, अब हम इस जल के दुष्प्रभाव देखेंगे। दुष्प्रभाव कब पैदा होंगे? जब जल दूषित हो जाएगा। ठीक है, जब जल क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। उसमें कोई अशुद्धियां मिल गई, उसमें हो सकता है कोई सूक्ष्म जीव पनप गए, हो सकता है उसकी पीएच गड़बड़ हो गई, ठीक है, या हो सकता है उसमें जल की
उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो इससे जो होने वाले रोग हैं जल से, उसमें सबसे आता है, पहले आता है आपके हैजा, पेचिस, हेपेटाइटिस, फ्लू, कॉलेरा, ठीक है, टाइफाइड, टाइफाइड के अलावा एक पीलिया और एक होता है नारू या भाला रोग। इसमें क्या है, एक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और ये जो सूक्ष्म जीव भी हम उसे कृमि कहेंगे, कीड़ा है, एक तरीके से आप कीड़ा समझिए, जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर अपनी वृद्धि करता है अपने शरीर के अंदर ही अंदर। ठीक है, उसे हम नारू या भाला रोग कहते हैं, जिसका कारण इंपोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ये ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। बोर्ड की परीक्षा में कई बार ये इन्होंने नारू या भाला रोग का रोग कारक पूछा है, जिसका क्या आंसर होगा, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। आगे देखते हैं, अब हम थोड़ा और पढ़ते हैं। आपकी जो बुक है उसमें अगला जो टॉपिक है आपका वो है मोटापा। क्या है, मोटापा। मोटापा क्या है, वसा की वह अत्यधिक मात्रा, वसा की वह अत्यधिक मात्रा जो शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालती है, यह मोटापा की स्थिति होती है। स्थिति होती है, मोटापा की स्थिति होती है। अब मोटापा की जो स्थिति को हम नापते हैं, ठीक है, वो हम बीएमआई में नापते हैं। किसमें नापते हैं, बीएमआई। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। क्या कहते हैं, हिंदी लिखेंगे शरीर भार सूचकांक। हिंदी क्या होती है इसकी, शरीर भार सूचकांक। और इसे निकालते कैसे हैं, यह होता है, यह मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है। इंपोर्टेंट है ये, यह मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है। अर्थात बीएमआई यदि आपको निकालना है तो मानव भार बटा लंबाई। ठीक है, ये लग बात है कि यूनिट्स को अलग अलग देखा जाता है। अब यदि ये बीएमआई 25 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, यदि ये सूचकांक या बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स 25 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर से आ रहा है, तब यह मोटापा
सिर्फ पूर्व की स्थिति कहलाती है। कौन सी स्थिति होती है? मोटापा से पूर्व की स्थिति होती है। लेकिन जब ये 25 से बढ़ता हुआ 30 तक पहुंच जाता है, या 30 यूं कहें 30 से ऊपर जब ये पहुंच जाता है, वर्ग मीटर से अधिक होता है, तो मोटापा होता है। हम कह रहे थे कि भाई ये इसको मोटापे की बीमारी है। ठीक है। अब जो मोटापा होता है, ये मोटापा कई रोगों से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि मोटापे की वजह से होने वाले रोगों के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए मोटापे से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, तो हम कह सकते हैं मोटापे से रिलेटेड बहुत से रोग हैं, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, ठीक है, श्वास की समस्या, ठीक है, इसके अलावा कैंसर, एक है आपके हाइपोथायराइडिज्म या अस्थि संध्यार्थी, जिसे हम, और एक है हाइपोथायराइडिज्म, या इसका हिंदी नाम है अल्पप्रियता। ठीक है। कौन कौन से रोग हैं? हृदय रोग, मधुमेह, श्वास समस्या, कैंसर, अस्थि संध्यार्थी, हाइपोथायराइडिज्म या अल्पप्रियता।